मुगल साम्राज्य भारत के भव्य और शक्तिशाली अतीत का एक प्रमाण है। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक तुर्क मंगोल वंश के मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। मुगलों का भारत आगमन उस समय हुआ जब यहां अस्थिरता का दौर था। पिछली प्रभुत्वशाली शक्ति दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी। इससे चंगेज खान और तैमूर के वंशज बाबर के लिए 1526 में मुगल वंश स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत ने मुगल शासन की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य अपने बाद के शासकों के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया। बाबर के पोते अकबर को व्यापक रूप से सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। 1556 से 1605 तक उनका शासन सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति द्वारा चिह्नित किया गया था। अकबर की महत्वाकांक्षा उनके राजनीतिक कौशल से मेल खाती थी। अकबर के शासनकाल की विशेषता समावेशिता की भावना और धार्मिक विभाजनों को दूर करने का एक वास्तविक प्रयास थी। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगाए गए एक कर जजिया को समाप्त कर दिया, जो धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। अकबर का दरबार संस्कृतियों और धर्मों का संगम था। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्वानों, कलाकारों और धर्मशास्त्रियों का स्वागत किया, जिससे बौद्धिक आदान प्रदान का माहौल बना। सहिष्णुता और समन्वयवाद के इस माहौल का मुगल कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर ने शानदार इमारतों के निर्माण का काम शुरू किया, जो इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैलियों का मिश्रण थीं। आगरा के पास उनकी छोड़ी गई राजधानी फतेहपुर सीकरी शैलियों के इस संश्लेषण का प्रमाण है। सभी के साथ शांति यानी सुलह ए कुल की अकबर की नीति केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी। एक बुद्धिमान और उदार शासक के रूप में उनकी विरासत ने उनके उत्तराधिकारियों को प्रेरित करना जारी रखा। अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल ने मुगल कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धि के शिखर को चिह्नित किया। 1628 से 1658 तक शासन करने वाले शाहजहां भव्य पैमाने पर कलाओं के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में ताजमहल सहित कुछ सबसे प्रतिष्ठित मुगल स्मारकों का निर्माण देखा गया, जो प्रेम और क्षति का एक कालातीत प्रतीक है। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना ताजमहल अपनी जटिल नक्काशी, उत्तम समरूपता और लुभावनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी हुआ, जो महलों, मस्जिदों और बगीचों का एक विशाल परिसर है। लाल किला अपनी विशाल बलुआ पत्थर की दीवारों, जटिल संगमरमर के काम और प्रभावशाली प्रवेश द्वारों के साथ मुगल स्थापत्य भव्यता का एक और उदाहरण है। इन प्रतिष्ठित संरचनाओं के अलावा शाहजहां का संरक्षण विभिन्न कला रूपों तक विस्तारित था। उनके शासनकाल के दौरान मुगल लघु चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें कलाकारों ने उत्तम चित्रों और दरबारी दृश्यों का निर्माण किया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शासनकाल ने मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1658 में गद्दी संभाली। उनका शासनकाल हालांकि लंबा था, मुगल साम्राज्य के क्रमिक पतन का गवाह बना। औरंगजेब का शासनकाल उनके पूर्ववर्तियों की धार्मिक सहिष्णुता से अलग था। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को बहाल कर दिया, एक ऐसा कदम जिसने उनके कई हिंदू विषयों को अलग थलग कर दिया। औरंगजेब की विस्तारवादी नीतियों ने भी साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। वह दक्षिण में लंबे और महंगे सैन्य अभियानों में शामिल रहा। वहां स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इन अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की सेना को कमजोर कर दिया। उनकी नीतियों ने बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रशासनिक अक्षमताओं के साथ साम्राज्य के भीतर दरारें पैदा कर दी। भाग 5, आंतरिक संघर्ष और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य को भीतर से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विद्रोह,
जो अक्सर धार्मिक तनावों और आर्थिक शिकायतों से प्रेरित होते थे, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भड़क उठे। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे दक्कन में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरे, जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक कट्टर हिंदू, शिवाजी महाराज ने मुगल शासन के खिलाफ मराठों को एकजुट किया। उन्होंने दक्कन में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, जो इस क्षेत्र में मुगल नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। मराठों के अलावा अन्य क्षेत्रीय शक्तियों जैसे उत्तर पश्चिम में सिखों और उत्तर मध्य भारत में जाटों ने भी अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। मुगल साम्राज्य, जो कभी एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली संस्था थी, धीरे धीरे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में उनके प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल का अभाव था। भाग 6, ईस्ट इंडिया कंपनी, साम्राज्य में दरारों का फायदा उठाना। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य भीतर से कमजोर होता गया, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के लिए 1600 में स्थापित कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, मुगल साम्राज्य के पतन का फायदा उठाया। प्रारंभ में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थी। हालांकि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, कंपनी ने अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति का दावा करना शुरू कर दिया। इसने भारतीय शासकों के बीच विभाजन और प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेला। 1757 में प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता में उदय का प्रतीक था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, जिससे बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया। भाग 7, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, क्षेत्रीय पहचान का पुनरुत्थान। मुगल साम्राज्य के पतन का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मुगलों की केंद्रीकृत शक्ति कमजोर होती गई, मुगल शासन के तहत दबी हुई क्षेत्रीय पहचान और संस्कृतियां फिर से स्थापित होने लगी। इससे भारत के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। साहित्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मुगल दरबार की भाषा फारसी के प्रभुत्व से अलग बांग्ला, मराठी और उर्दू जैसे स्थानीय साहित्य का उदय हुआ। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय शैलियों को प्रमुखता मिली। शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे दक्षिण में भरतनाट्यम और उत्तर में कथक का पुनरुद्धार हुआ। मुगल कला और वास्तुकला के प्रभुत्व से अब आच्छादित नहीं, क्षेत्रीय संस्कृतियां फली फूली। भाग 8, मुगलों की विरासत, भारत पर एक स्थायी छाप। मुगल साम्राज्य ने अपने पतन और अंततः पतन के बावजूद भारत पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। मुगल कला और वास्तुकला आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। ताजमहल, लाल किला और अन्य मुगल स्मारक साम्राज्य के स्थापत्य, वैभव और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। ये संरचनाएं अपने जटिल डिजाइनों, उत्कृष्ट शिल्प कौशल और इस्लामी और भारतीय शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के साथ राष्ट्रीय गौरव का स्रोत हैं। भारतीय व्यंजनों पर मुगल प्रभाव निर्विवाद है। मुगलई व्यंजन अपनी समृद्ध सुगंधों, स्वादिष्ट करी और मसालों के उपयोग के साथ मुगल काल के दौरान हुई पाक कला के संलयन का प्रमाण है। मुगलों द्वारा पेश किए गए बिरयानी, कबाब और कोरमा जैसे व्यंजन भारतीय व्यंजनों का अभिन्न अंग बन गए हैं। प्रशासन की मुगल प्रणाली ने बाद के भारतीय साम्राज्यों और यहां तक कि ब्रिटिश राज को भी प्रभावित किया। भाग 9, मुगल अवसान से सबक। मुगल साम्राज्य का पतन और पतन समकालीन समाज के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रतीक था। हालांकि यह आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों के संयोजन के आगे घुटने टेक दिया। मुगल पतन से एक महत्वपूर्ण सबक एकता और सामंजस्य का महत्व है। मुगल साम्राज्य तब फला फूला जब उसके शासक एकता और उद्देश्य की भावना बनाए रखने में सक्षम थे। हालांकि जब धार्मिक तनावों, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं
और दरबारी साजिशों से प्रेरित आंतरिक विभाजन पैदा हुए तो साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। एक और महत्वपूर्ण सबक अनुकूलनशीलता और सुधार की आवश्यकता है। मुगल साम्राज्य की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी पतन के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है।